अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही बुनियादी इंग्लिश का टॉपिक को स्टडी करेंगे, वो है पर्सनल प्रोनाउंस के हवाले से। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे होंगे पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें मुख्तलिफ कॉलम्स भी बने हुए हैं। ये बहुत बुनियादी नोयत का है। याद रखिए कि पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में अगर हमें अच्छी आगाही नहीं है तो ना हम टेंसेस पढ़ सकते हैं, ना हम पैसिव वॉइस पढ़ सकते हैं, ना हम नरेशन पढ़ सकते हैं। तो ये बिल्कुल बुनियादी नोयत का टॉपिक है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बिल्कुल बेसिक से शुरू करें और फिर हम इसमें आगे चलकर बहुत एडवांस लेवल के पॉइंट्स भी हम स्टडी करेंगे। तो इसमें देखिए कि सबसे पहले आपके पास इस वक्त एक चार्ट नजर आ रहा है आपको, जिसमें पहला जो फर्स्ट कॉलम है उसकी हेडिंग आप देख सकते हैं पर्सन, ये आपके सामने मौजूद है। उसके बाद देखिए सेकंड कॉलम हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन के उन्वान से है। थर्ड हमारे पास नंबर, जेंडर, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पजेसिव डिटर्मिनर, पजेसिव प्रोनाउन और लास्ट में हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब हम ये देखते हैं कि ये है क्या और इसका पढ़ना क्यों जरूरी होता है और कहाँ कहाँ पर कौन सी ऐसी बातें जो हमें जहन में रखनी होती हैं जिनके बगैर हम इनको अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो पर्सन लिखा हुआ है, शख्स, याद रखिए कि आप, मैं और तमाम चीजें ये इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से पर्सन ही में काउंट होती हैं। तो इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से पर्सन को तीन अकसाम में तकसीम किया गया है। कुछ अफराद ऐसे हैं जिन्हें फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, कुछ अफराद ऐसे हैं जिन्हें सेकंड पर्सन कहा जाता है, कुछ अफराद ऐसे हैं जो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में शामिल किए गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि पर्सन आकर इनको अलग अलग जब कैटेगराइज किया गया है तो किस बुनियाद पर किया गया है। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन से मुराद होता है पर्सन स्पीकिंग, स्पीकर। जो शख्स बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। और सेकंड पर्सन हमारे पास पर्सन स्पोकन टू, वो शख्स, वो अफराद जिनसे गुफ्तगू की जा रही है, जो लिस्टर हैं, जो सुन रहे हैं, वो हमारे पास सेकंड पर्सन कहलाते हैं। और थर्ड पर्सन से मुराद होती है पर्सन, थिंग, स्पोकन ऑफ, कोई भी शख्स, कोई भी चीज जिसके बारे में गुफ्तगू की जाए वो हमारे पास थर्ड पर्सन कहलाता है। अब मसलन अगर मैं आपसे कहता हूं कि वो आज कॉलेज नहीं आया है, तो मैं इस वक्त स्पीकर हूं, मैं बोलने वाला हूं, तो मेरा शुमार किसमें होगा? फर्स्ट पर्सन में। आप मेरी बात सुन रहे हैं, कोई शख्स सामने मौजूद है, मेरी बात सुन रहा है, वो मेरा लिसनर है, तो वो सेकंड पर्सन में शुमार होगा। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो आज कॉलेज नहीं आया है, तो जिसके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो हमारे पास थर्ड पर्सन में शुमार किया जाएगा। तो ये उसकी डेफिनेशन की बात हो गई। अब याद रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन के सामने आप देख रहे हैं जितने भी वर्ड्स ये सारे के सारे लिखे हुए ये सब फर्स्ट पर्सन में शुमार किए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं हमारे पास कि ये देखिए ये सारे के सारे हमारे पास ये फर्स्ट पर्सन है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि वैसे तो हमारे पास फर्स्ट पर्सन क्या है? आई और वी, लेकिन आई और वी के सामने जितने वर्ड्स लिखे हैं इन सब का शुमार फर्स्ट पर्सन में होगा। सिर्फ फर्क इतना है कि जब हम ये कहते हैं कि आई और वी ये फर्स्ट पर्सन है, लेकिन किस टाइप के? सब्जेक्ट प्रोनाउन। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं नोट, तो नोट तो ठीक है समझ में आता है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि नोट कितने का है? 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का। तो इसी तरीके से ये जितने भी वर्ड्स हमारे पास सामने लिखे हुए हैं, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ और सेल्फ वगैरह, ये सारे के सारे हमारे पास फर्स्ट पर्सन है। लेकिन इनमें हम डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे कि जब हम ये कहेंगे कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन फर्स्ट पर्सन कौन से है? सब्जेक्ट प्रोनाउन। फिर हम कहेंगे मी और अस, ये भी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन किस कैटेगरी से आते हैं? किस टाइप से आते हैं? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। माय और, ये भी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन क्या कहलाते हैं? पजेसिव डिटरमिनर। माइन और, ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये कहलाते हैं पजेसिव प्रोनाउन। माई सेल्फ और सेल्फ्स, ये भी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिन्हें हम एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। इसी तरह से बिल्कुल हम सेम थिंग कैन बी अप्लाइड टू सेकंड पर्सन कि देखिए यू और दाओ ये सेकंड पर्सन है, लेकिन यू और दाओ सेकंड पर्सन है लेकिन सब्जेक्ट प्रोनाउन। यू और दी सेकंड पर्सन है लेकिन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। योर, दाई, योर्स, दाइन, योरसेल्फ, योरसेल्फ और दाईसेल्फ, इस दाईसेल्फ ये सारे के सारे हमारे पास सेकंड पर्सन में है, लेकिन कैटेगरी के लिहाज से देखिए थोड़ा सा मुख्तलिफ होते हैं। यही सूरत हाल हमारे पास थर्ड पर्सन के साथ भी है।
तो अब हमें आगे चलकर हम अच्छी तरह से इन डिटेल स्टडी करेंगे कि सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, पजेसिव डिटर्मिनर है तो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह से पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन देखिए चार्ट को समझने से पहले जरा सा देख लीजिएगा कि इसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद एक नंबर यानी तादाद कि जिस भी प्रोनाउन की हम बात कर रहे हैं आया कि वो सिंगुलर है, वाहिद है या वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखिए यहाँ पर एम और एफ लिखा हुआ है, तो एक छोटा सा देखिए बॉक्स बना हुआ है लेफ्ट साइड पर टॉप पर। तो यहाँ पर हमने कहीं कहीं पर शॉर्ट में भी लिखा हुआ है क्योंकि जगह नहीं थी इतनी। तो SING रिप्रेजेंट करता है, इट स्टैंड फॉर सिंगुलर वाहिद के लिए। PLU जहाँ पर हमने लिखा है ये इट स्टैंड्स फॉर प्लूरल जमा के लिए, और M जो है वो मास्कुलिन यानी मुज़क्कर के लिए, और F स्टैंड्स फॉर फेमिनिन यानी मोनिस के लिए। तो नंबर में हमें ये पता चलेगा कि जिस प्रोनाउन की बात कर रहे हैं वो सिंगुलर है या प्लूरल। मसलन आई है तो ये क्या है, सिंगुलर, एक के लिए इस्तेमाल होता है। वी है तो क्या है, प्लूरल, एक से जायद के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं जेंडर यानी जिन्स की तरफ कि आया कि मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है या मोनिस के लिए। तो आई के सामने देखिए एम और एफ दोनों लिखे हुए, इसका मकसद ये मास्कुलिन और फेमिनिन दोनों हैं, मतलब मुज़क्कर और मोनिस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब अगर देखिए कि हमने इनके तमाम के तमाम जो हैं प्रोनाउन इनकी हमने स्टडी करनी है, लेकिन जरा सा एक नज़र हम और मज़ीद ज़्यादा डिटेल से देख लें। तो देखिए आई इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी, माई, माइन और माई सेल्फ। वी का हमारे पास देख सकते हैं अस, और सेल्फ। तो अब सबके देखिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक एक है, लेकिन यू में आप नोट कर सकते हैं कि यू के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दो दिए हुए, एक है योरसेल्फ और दूसरा है योरसेल्व्स। इसकी वजह क्या है? तो देखिए इसकी वजह ये है कि असल में यू लिसनर सुनने वाला तो होता है, लेकिन अगर यू किसी एक शख्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर लिसनर हमारा सुनने वाला एक है तो उसके लिए हम योरसेल्फ इस्तेमाल करेंगे। सेल्फ, ये देखिए हमारे पास ये सेल्फ है। तो आमतौर पर जिन वर्ड्स के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के आखिर में सेल्फ आता है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आपको पता है कि यू हम एक से ज्यादा लोगों के लिए भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थोड़ा सा चेंज होगा, वहां पर ये योरसेल्फ से, और नोट कर सकते हैं कि इसके आखिर में सेल्फ नहीं बल्कि क्या आ रहा है, सेल्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर सबका एक एक और यू के दो होने की वजह क्या है? वजह बहुत सिंपल कि अगर यू किसी एक शख्स के लिए इस्तेमाल होगा तो उसके लिए योरसेल्फ सिंगुलर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, पहला वाला। और अगर यू प्लूरल के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये योरसेल्व्स हम इस्तेमाल करेंगे, जिसके आखिर में सेल्फ आ रहा है, ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आ जाइए दाव की तरफ। तो आमतौर पर अब ये ओल्ड इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता था, अब तो हमें पोइट्री में या कुरान करीम का तर्जुमा किया जाता है, तो अल्लाह ताला के लिए हम दाव इस्तेमाल करते हैं। ये टू के मायनों में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि यू सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दाव जो है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, टू के मायनों में इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दी है, पजेसिव डिटर्मिनर दाई, और पजेसिव प्रोनाउन दाइन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दाईसेल्फ। सेकंड पर्सन की बात हुई। फर्स्ट पर्सन की तरफ देखिए कि अगर फर्स्ट पर्सन अगर एक स्पीकर होता है, अगर वो सिंगुलर है तो लास्ट में वो अपने लिए आई इस्तेमाल करेगा, सिंगुलर है। लेकिन अगर बोलने वाला शख्स उसके साथ और भी दूसरे लोग हैं जिनकी वो नुमाइंदगी कर रहा है, एक से जायद हैं, तो फिर वो आई इस्तेमाल नहीं करेगा, वी इस्तेमाल करेगा। तो आई मे के मायनों में इस्तेमाल करते हैं और वी हम के मायनों में इस्तेमाल करते हैं। ये फर्स्ट पर्सन है। बाकी जितने वर्ड्स आगे लिखे हुए हैं ये सारे के सारे ये भी फर्स्ट पर्सन में शुमार किए जाएंगे। अब आइए थर्ड पर्सन की तरफ। तो याद रखिएगा कि ही, शी, इट और दे, और इनके आगे जितने भी वर्ड्स लिखे हैं ये सारे के सारे हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। ये वो अफराद हैं जिनके बारे में हम गुफ्तगू करते हैं। अब याद रखिए कि ही सिंगुलर है, मास्कुलिन मर्द के लिए इस्तेमाल करेंगे, शी सिंगुलर फेमिनिन मोनिस के लिए इस्तेमाल करेंगे, किसी खातून के लिए इस्तेमाल करेंगे। इट सिंगुलर है, लिखो न्यूटर, तो ये न्यूटर जेंडर है। ये आमतौर पर इट का इस्तेमाल किया जाता है बेजान चीज़ों के लिए और जानवरों के लिए, लेकिन इसके अलावा इसके बहुत सारे इस्तेमाल और भी हैं जो हम आगे चलकर डिटेल से स्टडी करेंगे। लेकिन नॉर्मली हम इस वक्त तो यही याद रखेंगे कि ये न्यूट्रल जेंडर है, ये हम आमतौर पर बेजान चीज़ों के लिए और जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से इसके सामने जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे हमारे पास थर्ड पर्सन ही हैं। और देखिए हमारे पास दे लिखा हुआ है, दे हमारे पास ये प्लूरल है,
एक से ज्यादा लोगों के बारे में जब हम बात करते हैं, अब चाहे वो मस्कुलिन हो, चाहे फेमिनिन हो, मुजक्कर हो, मोनिस हो, कंबाइन हो, ऐसी सूरत में हम उनके लिए दे इस्तेमाल करेंगे। अब उसमें एक बात और आप देख लीजिए कि जितने भी हमारे पास पजेसिव डिटरमिनर हैं और पजेसिव प्रोनाउन हैं, उन सब में फर्क है। मतलब देखिए, आई का पजेसिव डिटरमिनर माई, पजेसिव प्रोनाउन माइन, वी का और, ऑर्स, यू का योर, योर्स, दाउ का दाई, दाइन। लेकिन देखिए, ही के दोनों पजेसिव डिटरमिनर, पजेसिव प्रोनाउन सेम है। इट के देखिए, इट्स और इट्स दोनों हमारे पास सेम है। तो यहाँ पर हमने एक स्टेरिक साइन बनाया हुआ है जिसकी डिटेल अभी हम आगे चलकर जब पजेसिव डिटरमिनर, पजेसिव प्रोनाउन को स्टडी करेंगे वहां पर हम स्टडी करेंगे। तो पहला काम तो हमें तमाम स्टूडेंट्स को यही करना चाहिए कि पूरा चार्ट बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि भाई आई जो भी फर्स्ट पर्सन है, इनका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, इनका पजेसिव डिटरमिनर क्या है, इनका पजेसिव प्रोनाउन क्या है, इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, यू दाउ सेकंड पर्सन है, पजेसिव डिटरमिनर क्या है, पजेसिव प्रोनाउन क्या है। ये पूरा चार्ट हमें याद होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्रोनाउन की बात करेंगे और इसके इस्तेमाल की हम बात करेंगे कि कब कहाँ ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम इन प्रोनाउन के हवाले से बात करेंगे। देखिए, इस वक्त हमारे पास आप नोट कर सकते हैं कि एक हमारे पास कुछ यहाँ पर पिक्चर्स मौजूद हैं हमारे पास, जिनसे मजीद वजाहत होती है कि अगर कोई शख्स बोलने वाला सिंगुलर है, वाहिद है, तो वो अपने लिए क्या इस्तेमाल करेगा? आई। आप देख सकते हैं ये सिंगुलर है और अपने लिए आई इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी कोई कहती है कि वो फीमेल है या मेल पर्सन है, कोई मसला नहीं, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर बोलने वाला तो जाहिर बात है कि उसके साथ और भी लोग हैं जो वो जिनकी नुमाइंदगी कर रहा है, तो फिर वो अपने लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? वी। और जहां तक यू का ताल्लुक है, सेकंड पर्सन यू, तो देखिए यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि उनके सामने लिसनर एक ही शख्सियत है, एक खातून मौजूद है, चाहे मर्द हो खातून हो, तो ऐसी सूरत में उनके लिए भी यू इस्तेमाल किया जाएगा। और सामने लिसनर्स एक से ज्यादा हों, देखिए यहाँ पर एक से जायद है हमारे पास, उनके लिए भी हम यू इस्तेमाल करेंगे। अब आइए देखिए, हमारे पास एक छोटे से चाइल्ड ही पर्सन जो मौजूद है हमारे पास, तो जब किसी भी मेल पर्सन की बात करेंगे तो सिंगुलर है, उनके लिए हम ही इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये साहब इनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मेल पर्सन है, ही इस्तेमाल किया, ये इनकी तरफ इशारा कर रही हैं। देखिए मेल पर्सन के लिए सिंगुलर है, क्या इस्तेमाल करेंगे? ही। इस तरह से देखिए ये फीमेल पर्सन है, उनके लिए शी इस्तेमाल किया जाएगा। आप नोट करें कि ये शी फीमेल पर्सन, इनके लिए शी इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर। जब एक से जायद हो, चाहे वो मेल पर्सन हो, फीमेल पर्सन हो, एक से ज्यादा हो, तो उनके लिए दे इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों शख्सियात के लिए क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? दे। उसका देखिए आप, जब एक बेजान चीज यानी किताब की तरफ इशारा किया जा रहा है, बेजान चीज की बात की जा रही है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? इट इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि इन इमेजेस की मदद से आप बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं कि आई और वी कहाँ इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, यू सिंगुलर प्लूरल, इनके लिए कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। और थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन है हमारे पास, लास्ट जो 4 इमेजेस हैं, इनमें मेल पर्सन के लिए अगर वो सिंगुलर हैं ही इस्तेमाल किया जाएगा, अगर वो सिंगुलर हैं फीमेल पर्सन हैं उनके लिए शी इस्तेमाल किया जाएगा, अगर एक से जायद हैं तो चाहे मेल या फीमेल या कंबाइन, उनके लिए हम दे इस्तेमाल करेंगे और बेजान के लिए हम इट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखिए अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे पास मुख्तलिफ सब्जेक्ट प्रोनाउन हैं उनको हम कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन अभी आपने देखा था कि फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू और दाओ, और इसके बाद ही, शी, इट, दे, जो कि हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं। तो कहाँ कहाँ पर कैसे हम सब्जेक्ट प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं, अब हमने ये स्टडी करना है, इनकी हम एग्जांपल्स देंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है उसकी तरफ हम पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर यूज्ड एज सब्जेक्ट बिफोर वर्ड्स। याद रखिएगा कि सब्जेक्ट प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की हैसियत से इस्तेमाल होते हैं। और सब्जेक्ट कहाँ इस्तेमाल होता है? ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, किसी भी जुमले की शुरू में इस्तेमाल होता है, वर्ब से पहले इस्तेमाल होता है। तो जब भी आपने किसी शख्स का तस्करा सब्जेक्ट की हैसियत से करना है, काम करने वाले की हैसियत से करना है, वो एक्टर ऑफ द एक्शन है, डूअर ऑफ द एक्शन है, तो ऐसी सूरत में हम उसके लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। और सब्जेक्ट प्रोनाउन हमेशा वर्ब से पहले इस्तेमाल किया जाता है। जुमले के स्टार्टिंग पॉइंट ही आमतौर पर क्या होता है? वो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन ही वहां इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए यहाँ पर, ही राइट्स स्टोरीज,
वो कहानियां लिखता है। हमने यहाँ पर ही लिखा है, हिम नहीं, क्योंकि हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो सिंगुलर मेल पर्सन है और वो यहाँ पर काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? लिखने का, राइट का। तो जब वो यहाँ पर सब्जेक्ट है तो उसके लिए प्रोनाउन भी कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम? सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो हमने हिम नहीं बल्कि ही इस्तेमाल किया है। तो ही यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह दे रहे हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है वर्ब से पहले। शी कुक्स वेल, वो अच्छा खाना पकाती है। अब आगे देखिए कि शी हमारे पास, हम एक फीमेल पर्सन की बात कर रहे हैं तो हमने प्रोनाउन हम शी और हर दो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम जिस फीमेल शख्सियत की बात कर रहे हैं, जिस फीमेल पर्सन की बात कर रहे हैं, वो इस जुमले में काम कर रही है, एक्टर ऑफ द एक्शन है, डूअर ऑफ द एक्शन है, काम करने वाली शख्सियत की हैसियत से मौजूद है। तो हमने हर के बजाय शी का इस्तेमाल किया। तो देखिए वर्ब से पहले आ रहा है, जुमले के शुरू में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो शी यहाँ पर कुक, जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट है। तो हमेशा वर्ब से पहले हम सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए कि दे टेक केयर ऑफ अदर्स, वो दूसरों का ख्याल रखते हैं। दे, एक से ज्यादा लोगों की बात की, हमने जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल किया दे और दे में से दे का, क्योंकि वो यहाँ पर सब्जेक्ट के हैसियत से इस्तेमाल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ख्याल रखने का, वर्ब से पहले इस्तेमाल करना है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं आ सकता, सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा, लिहाजा हमने दे इस्तेमाल किया। उसका देखिए सेकंड पॉइंट की तरफ हम आते हैं कि इफ सब्जेक्ट प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स आर यूज्ड इन अ सेंटेंस। देखिए ये जो जुमला है इसमें ग्रामर से ज्यादा ग्रामर की बात नहीं, मैनर्स की बात है। कि देखिए आमतौर पर जब किसी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा हमने प्रोनाउन इस्तेमाल करने, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन भी है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन भी है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन भी है, तो ऐसे मौके पर जो मैनर्स की रिक्वायरमेंट है, जो शाइस्तगी का पहलू है, पोलाइटनेस का पहलू ये होता है कि सबसे पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बयान किया जाए, उसके बाद थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यानी ही शी दे में से कोई है तो बयान किया जाए, और लास्ट में हम फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। ये पोलाइटनेस को और अच्छे गुड मैनर्स को जो है वो शो करता है। अब देखिए हमने नेक्स्ट सेंटेंस दिया है कि यू, ही एंड आई आर सिलेक्टेड फॉर द टीम, आप, वो और मैं इस टीम के लिए मुंतखब हो चुके हैं। गौर कीजिए कि इसमें यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है। तो हमने इसको बिल्कुल देखिए इस फॉर्मूले के मुताबिक सबसे पहले सेकंड पर्सन को हमने लिखा है, उसके बाद थर्ड पर्सन ही मौजूद है, ही शी दे में से जो भी है उसे आप सेकंड प्लेस पे मेंशन कीजिए, लिखिए, और सबसे आखिर में आप फर्स्ट पर्सन को लिखिए। तो ये अच्छे मैनर्स को, शाइस्तगी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है और हमें इसी चीज पर अमल करना चाहिए। तो जब भी किसी जुमले में डिफरेंट पर्सन्स के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस एक साथ आने, तो सबसे पहले हमने सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मेंशन करना है, उसके बाद थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, और सबसे आखिर में हम फर्स्ट पर्सन को मेंशन करेंगे। उसका देखिए इसी रूल में थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है। ये भी अच्छे मैनर्स की रिक्वायरमेंट है कि अगर किसी सेंटेंस में अगर किसी गलती का एतराफ करना है, किसी फॉल्ट को एडमिट करना है, तो ऐसी सूरत में सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, उसके बाद फिर आप सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन आप मेंशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सेकंड पहले, थर्ड और लास्ट में फर्स्ट है, लेकिन फर्स्ट पर्सन को सबसे पहले मेंशन करने की जरूरत आपको उस वक्त पेश आएगी जब आप किसी भी जुमले में किसी गलती का एतराफ करें, तो उसमें आप सबसे पहले अपने आप को पेश करेंगे। फर्स्ट पर्सन अपने लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल करता है वो सबसे पहले उसे लिखिएगा। तो if a mistake or a fault is admitted, the first person pronoun is placed first of all. तो फर्स्ट पर्सन पहले, उसके बाद आप सेकंड और थर्ड मेंशन कर सकते हैं। अब सेंटेंस की तरफ जाइए, देखिए कि I and he are responsible for this loss, कि मैं और वो इस नुकसान के जिम्मेदार हैं। अब किसी के सामने एतराफ कर लें, देखिए उसूलन होना तो ये चाहिए था कि पहले सेकंड पर्सन का आता है, अब सेकंड पर्सन अगर यहाँ नहीं है तो थर्ड पर्सन आना चाहिए था, यानी ही पहले आना चाहिए था, आई बाद में। लेकिन हमने इस रूल को फॉलो नहीं किया, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर हम एक गलती का एतराफ कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन पहले मेंशन किया जाएगा और लास्ट में हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन मेंशन करेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, I and you were absent from the class without permission. एक गलती का एतराफ है, छुट्टी की, परमिशन नहीं दी, लीव नहीं ली। तो देखिए यहाँ पर I और you, I फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, you सेकंड पर्सन प्रोनाउन। होना तो ये चाहिए कि हम पहले सेकंड पर्सन मेंशन करते, फिर हम I को प्लेस करते हैं यहाँ पर, लेकिन क्योंकि इस जुमले में गलती का एतराफ किया जा रहा है, लिहाजा हमने फर्स्ट पर्सन को पहले मेंशन किया। अगेन याद रखिए
की बात ग्रामर की नहीं है, गुड मैनर्स की है। तो हमें इसी चीज को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद देखिए हम आगे चलते हैं और हमारे पास कुछ रूल्स मौजूद हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। कि देखिए कि आफ्टर एज एंड देन इन कंपैरिजन सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर यूज्ड एंड दे आर फॉलोड बाय वर्ब्स। याद रखिएगा कि जब हम किसी भी दो के दरमियान, दो चीजों, दो अफराद के दरमियान कंपैरिजन करते हैं तो उनकी दो मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं, जिनकी हम डिटेल एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे कि हम क्या कंपैरिजन किस तरह से करते हैं। इक्वल अगर कोई एडजेक्टिव है तो हम कैसे मेंशन करते हैं, ठीक है। और अगर कंपैरेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल कैसे करते हैं, एज एडजेक्टिव एज का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन फिर वक्त अपनी पर्सनल प्रोनाउन के हवाले से इतना याद रख लीजिएगा कि जब किसी भी दो के दरमियान कंपैरिजन किया जाए, कंपैरिजन हो, मुकाबला हो, मवाजना हो, तो वो मुकाबला, वो मवाजना आमतौर पर हम जब भी करते हैं हम एस या देन इन दो वर्ड्स का इस्तेमाल जरूर करते हैं। तो जब भी कंपैरिजन में एस या देन इस्तेमाल किया जाए तो याद रखिएगा कि इनके फौरन बाद आपने हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। लेकिन इसके साथ एक और बात भी हमें याद रखनी है कि एज और देन के बाद सब्जेक्ट प्रोनाउन तो आएगा ही आएगा, लेकिन उस सब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद जो कोई भी वहां पर ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है वो भी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे? इन एग्जांपल्स को गौर से देखिए। ही इज एज टॉल एज आई एम, वो उतना ही दराज कद है जितना कि मैं। अब यहाँ पर ही और आई के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है। देखिए एस के बाद मुझे प्रोनाउन लिखना था, आप देख सकते हैं कि मैंने एस के बाद यहाँ पर आई यानी एक सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल किया। लेकिन हमें याद रखना है कि जब भी हम इस सूरत में एस या देन के बाद सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ सब्जेक्ट प्रोनाउन पे जुमला अपना खत्म नहीं करना, इसके फौरन बाद हमें यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। अब देखिए पहले जुमले में इसका इस्तेमाल किया गया है, इज एम आर की बात, तो इसके लिहाज से हमने आई के लिहाज से क्या लगा दिया है, एम लगा दिया। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, यू वर्क हार्डर देन ही डज, कि तुम उससे ज्यादा सख्त मेहनत करते हो। कंपैरिजन है यू और ही के दरमियान। नोट कीजिए कि यहाँ पर देखिए देन मौजूद है, इस देन के फौरन बाद मैंने क्या इस्तेमाल किया है, सब्जेक्ट प्रोनाउन। अगेन कि सब्जेक्ट प्रोनाउन जब भी इस्तेमाल किया जाएगा इस तरह से, उसके फौरन बाद हमें ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पेश आएगी। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस जो है हमारे पास, यू वर्क हार्डर, ये इस वक्त सेंटेंस जो है वो कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये प्रेजेंट डेफिनिट है। ये इस वक्त हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जानते हैं कि डू और डस दो हेल्पिंग वर्ब, दो ऑक्सिलरी वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। हमने ही के साथ फौरन यहाँ पे क्या लगा दिया, डस इस्तेमाल किया। तो याद रखिएगा एस और देन के बाद आपने हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, जैसे कि आपने देखा आई और ही। लेकिन उसके फौरन बाद आपने ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करना है। अभी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा आएगा, तो फर्स्ट आमतौर पर देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब्स आने आए हैं या आने चाहिए उसके लिहाज से ही हम ऑक्सिलरी वर्ब अपने सब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद इस्तेमाल करेंगे। या इसका इस्तेमाल था इज एम आर के लिहाज से हमने एम लगा दिया, ये प्रेजेंट डेफिनिट था, इसके लिहाज से हमने यहाँ पर ही के लिहाज से डज इस्तेमाल किया। गो के चेंज हो सकती है, लेकिन जिससे मैंने आपसे कहा कि इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह कंपैरिजन की वीडियो में जरा तफसील से स्टडी करेंगे। तो अभी आप इतना याद रख लीजिए कि हम सब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करेंगे और नॉर्मली ये ऑक्सिलरी वर्ब फर्स्ट सेंटेंस के लिहाज से होगा। लेकिन याद रखिएगा कि एज और देन जब जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो इसके दो तरीकेकार होते हैं। इस वक्त जो हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन और इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल किया है ये फॉर्मल स्टाइल है। जब हम स्पोकन इंग्लिश या रिटन इंग्लिश की बात करें, लेकिन हम फॉर्मल स्टाइल जरा आप जनाब का जरा ज्यादा ख्याल रखते हैं, किसी अजनबी माहौल में हैं, बड़ों से मुखातिब हैं, तो हम इस रूल पर अमल करते हैं। लेकिन इसका एक और वर्जन भी जो अक्सर हम स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों के साथ इस्तेमाल करते हैं, उसका तरीके का जरा आसान हो जाता है कि उसमें हम एस और देन के बाद सब्जेक्ट प्रोनाउन जैसे कि आई और ही इस्तेमाल हुआ है इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम एस या देन के फौरन बाद जिससे भी कंपैरिजन होता है उस शख्सियत के लिए हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए ही इज एज टॉल एज मी, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आ गया। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आ गया तो उसके बाद फिर हमें किसी भी किस्म के ऑक्सिलरी वर्ब को इस्तेमाल करने की जरूरत पेश नहीं आती। देखिए सेकंड सेंटेंस बिल्कुल सेम वही है जैसे कि हमने फर्स्ट यहाँ इस्तेमाल किया था कि यू वर्क हार्डर देन हिम, तुम उससे ज्यादा सख्त मेहनत करते हो। अब देखिए हमने यहाँ पर देन के फौरन बाद क्या लगा दिया, हिम, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल किया है। ये इनफॉर्मल स्टाइल है, हम दोस्तों में या इनफॉर्मल सिचुएशन के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं।
तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, और इसके बाद हमें दो चीजों की ख्याल रखना है। तो ये देखिए इनफॉर्मल स्टाइल में इस्तेमाल होता है, तो जहां पर फॉर्मेलिटी हमें जहां पर रिक्वायरमेंट है सिचुएशन की, वहां इस पर अमल नहीं करना चाहिए। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में, बोलचाल में, दोस्तों में बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद फिर आपने ऑक्सिलरी वर्ब, यानी देखिए यहाँ पर जैसे हमने एम इस्तेमाल किया, जैसे कि हमने यहाँ पर डज इस्तेमाल किया, वो ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उम्मीद है कि बात वहां से हो गई होगी। अब आते हैं रूल नंबर 5 में, जो कि सब्जेक्ट प्रोनाउन के हवाले से है। कि देखिए इसमें एक हमारे पास प्रोनाउन है शी, थर्ड पर्सन। आप जानते हैं कि सिंगुलर फीमेल पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वाहिद खातून के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा इसके कुछ और भी यूजेस हैं जो हम इस वक्त हम पढ़ने जा रहे हैं। कि शी इज समटाइम्स यूज्ड फॉर शिप्स, पर्सनल कार्स, बाइक्स, कंट्रीज एंड सिटीज। आपने कई जगह पे नोट किया होगा स्टडी करते हुए कि बाद औक़ात शिप्स के लिए भी बजाय इट इस्तेमाल करने के शी इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। बाज़ दफ़ा अपनी ज़ाती कार के लिए, पर्सनल कार या बाइक के लिए, देखिए बेजान चीज़ें, इनके साथ बिल्कुल इट आ सकता है, लेकिन इनके साथ शी भी इस्तेमाल आपने नोट किया होगा कि होता है। इस तरह कंट्रीज, बिल्कुल आप किसी भी कंट्री की जिक्र करें, आप वहाँ पर इट लगा सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कंट्री के साथ बाद औक़ात शी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जब किसी शहर की बात करते हैं तो ज़ाहिर बात है बेजान इट लगा सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे वहाँ पर भी बाज़ दफ़ा शी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एक इस्तेमाल है, आपने याद रखना है, ताकि आप सरप्राइज ना हो कहीं पर आप शी लगा हुआ देखें इन चीज़ों के लिए, तो आप सोचेंगे तो बेजान चीज़ें, तो इन चीज़ों के साथ इजाज़त है, इस्तेमाल होता है। तो देखिए हम चंद एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहले देखिए, वेयर इज योर कार, आपकी कार कहाँ है। अब देखिए कार, अब कार के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट सेंटेंस में इट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप नोट कीजिए कि हमने यहाँ पर शी इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि पर्सनल कार या बाइक के लिए शी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर आप जरा देख लीजिएगा कि यहाँ पर आप नोट करें कि देखिए एक साइन मैंने बनाया हुआ है। याद रखिएगा कि ये साइन जो है चेंज ऑफ स्पीकर को जाहिर करता है, यानी जहां पर हम एक से ज्यादा जुमले लिखेंगे तो याद रखिएगा कि इस जुमले के बाद जब भी कोई दूसरा जुमला लिखा होगा तो ये अंडरस्टूड होगा, इसका मतलब कि चेंज ऑफ स्पीकर, कि ये जुमला यानी इसके बाद वाला जुमला किसी और स्पीकर ने कहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चेंज ऑफ स्पीकर को जाहिर करेगा। लिख देता हूं, आपको याद रहेगा कि ये चेंज ऑफ स्पीकर। तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर कि इस साइन के बाद जब भी दूसरा जुमला आएगा इसका मकसद इसका स्पीकर कोई और है। तो अब किसी शख्स ने कहा वेयर इज योर कार, आपकी कार कहाँ है, इसका जवाब कोई दूसरा शख्स दे रहा है कि शी इज इन द गैराज, कि वो गैराज में। तो अब यहाँ पर शी किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मैंने इनका कलर मैंने सेम कर दिया ताकि आपको याद रहे। ये शी से यहाँ पर मुराद क्या है, कार। यहाँ पर इसको इस तरह भी कहा जा सकता था कि इट्स इन द गैराज, लेकिन पर्सनल कार या बाइक के लिए हम शी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल देखिए, बिकनहेड वाज अ ट्रूप शिप। देखिए कराची बोर्ड से ताल्लुक रखने वाले तलबा और तालिबात को याद होगा उनका एक चैप्टर है बिकनहेड, एक फौजी जहाज था, उसके लिए उस चैप्टर में शी का लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए बिकनहेड वाज अ ट्रूप शिप, शी सैंक इन 1851। देखिए यहाँ पर मैं इट भी लगा सकता था कि इट सैंक इन 1851, 1851 में वो डूब गया। लेकिन ये देखिए कि मैंने यहाँ पर बिकनहेड की बात कर रहा हूँ, शिप की बात कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने शी इस्तेमाल किया। तो हम शिप्स के लिए भी शी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान इज और कंट्री, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। तो देखिए कंट्री की बात हम कर रहे हैं, आगे देखिए वी ऑल लव हर, हम तमाम लोग उससे हम बहुत मोहब्बत करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हर जो इस्तेमाल किया गया है वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब हमें उसूलन यहाँ पर इट इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन हम नोट कर सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर कंट्री के लिए इस बात की इजाज़त है कि उसके लिए भी हम शी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिहाजा हमने यहाँ पर हर इस्तेमाल किया है। तो ये आपने याद रखना है। इसी तरीके से हम सिटी के साथ भी शी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इट इस्तेमाल करना गलत नहीं, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इनके लिए शी भी इस्तेमाल होता है, दोनों पॉसिबल है। उसके बाद देखिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और हमारे पास ये लास्ट पॉइंट देखिए, वी यूज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन आफ्टर इट इज, इट वाज टू गिव एम्फेसिस टू द सब्जेक्ट प्रोनाउन। देखिए कभी कभी हम किसी जुमले पर इस बात पर जोर देते हैं, किसी शख्सियत के बारे में बताते हैं और उस शख्सियत पर जोर देते हैं कि हमारी मुराद ये मखसूस शख्स है, कोई दूसरा नहीं। तो आमतौर पर ऐसे जुमले को बनाने के लिए हम शुरू में इट इज लगाते हैं या इट वाज, और जब भी हम इट इज या इट वाज लगाएंगे इसके फौरन बाद हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। क्यों?
क्योंकि हम वहां पर एम्फेसिस हम जो है दे रहे होंगे कि भाई हमारी मुराद ये शख्स है, कोई और नहीं। मिसाल के तौर पर देखिए एग्जाम्पल की तरफ हम पढ़ते हैं कि इट वाज ही, ये वो था, हु हेल्प्ड नोबडी, जिसने किसी की मदद नहीं की। अब यहाँ पर इट वाज के बाद जो ही लगाया है हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन, इसका मतलब क्या है, हम कहना ये चाह रहे हैं, देखिए मैंने ब्रैकेट में वजाहत की, कहने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मतलब ये है कि इट वाज ही, ये वो था, नॉट यू और शी, तुम या वो नहीं थी, कोई खातून नहीं थी, आप ही थे, ये वो था जिसने किसी की मदद नहीं की। तो इट वाज ही, इट वाज के बाद देखिए ही लगाया हुआ है, सब्जेक्ट प्रोनाउन लगाया हुआ है, तो इस पर अब अंडरस्टूड समझा जाएगा कि हम एम्फेसाइज इस पर कर रहे हैं, इस पर जोर दे रहे हैं। इट वाज ही, ये वो था, कोई और नहीं था, तुम नहीं थे, मैं नहीं था, हम नहीं थे, वो था, हु हेल्प्ड नोबडी। तो ऐसी सूरत में जुमला आपका इट इज या इट वाज से शुरू होगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्रोनाउन लगाएंगे, फिर आगे आप इसको मुकम्मल करेंगे, और इसका मतलब ये होगा कि आप उस शख्सियत पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, उस शख्सियत को, और मुराद ये है कि ये शख्स कोई और दूसरा शख्स नहीं। दूसरे एग्जाम्पल देखिए, इट इज आई, ये मैं हूं, नॉट ही और शी, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको। इट इज आई, ये मैं हूं, हु विल ऑलवेज सपोर्ट यू, जो हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। अब अंडरस्टूड इसके लिए जाएंगे कि मैं हूं, कोई और दूसरा शख्स नहीं है। तो ऐसी सूरत में भी हम इट वाज के बाद या इट इज के बाद सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, तो जुमले को हम आगे मुकम्मल करेंगे, और इसका मतलब ये होता है कि हम जिस सब्जेक्ट प्रोनाउन को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी मुराद वो शख्स है, कोई और दूसरा शख्स नहीं है। उसका देखिए हमने इट के मजीद इस्तेमाल पढ़ने हैं, लेकिन वो काफी सारे हैं, तकरीबन हम 13 या 14 के करीब है, जो हम अगले एक वीडियो लेक्चर में हम उसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।